हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए साइंस की काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ लेके आई हूँ। तो देखिए, साइंस की इस सीरीज़ में हम बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं, जिसका पार्ट सेकंड आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। इससे पहले कल आपको पार्ट 1 प्रोवाइड करा दिया गया है। जिन लोगों ने नहीं देखा है तो स्टडी विद एम पर विजिट करके आप पार्ट 1 देख सकते हैं। और ये जो सीरीज़ है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके आगामी कनिष्ठ सहायक के एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी लोग हमारी सीरीज में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए आज के सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला टॉपिक है प्रकाश संश्लेषण। और भी कई सारे टॉपिक हम इस सेशन में कवर करेंगे, तो आप सभी लोग एंड तक बने रहें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है। हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड लेना व ऑक्सीजन छोड़ना होता है। अगला देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग की जाती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा उपयोग की जाती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। अगला देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक गैस है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। अगला देखेंगे, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है आती है। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण से जो उत्पन्न ऑक्सीजन होती है वो कहाँ से आती है? जल से आती है। अगला देखेंगे, पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है। पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है नीला और लाल प्रकाश का। अगला देखेंगे, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है। तो देखिए, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होती है शैवालों से। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश संश्लेषण होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है दिन में अथवा रात्रि में। अगला देखेंगे, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। ये प्रक्रिया कहलाती है क्या? फोटोसिंथेसिस। अगला देखेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं कहलाती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। अगला देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो देखिए, क्लोरोप्लास्ट में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। तो लाल प्रकाश प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। अगला देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में सबसे अधिक प्रभावकारी होता है। तो लाल प्रकाश जो होता है ये सबसे अधिक प्रभावकारी होता है प्रकाश संश्लेषण में। अगला है आपका, प्रकाश संश्लेषण में पर्णहरित द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा लाल प्रकाश का। अगला देखेंगे, कृत्रिम प्रकाश। कृत्रिम प्रकाश प्रकाश संश्लेषण का कारण हो सकता है। अगला देखेंगे, प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है। अगला देखेंगे, वह प्रक्रम जो प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है। तो वह प्रक्रम कौन सा है जो कि प्रकाश संश्लेषण में सम्मिलित है? तो देखिए, प्राप्यतम ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तित होती है और संचित हो जाती है। अगला देखेंगे, अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो देखिए, क्लोरेला जो है ये अधिकतम कुशलता पूर्वक सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण जल अथवा अवशोषक पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों को सहारा प्रदान करना में से पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जल का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण तथा पौधों को सहारा प्रदान करना में से पौधों की जड़ों का कार्य क्या नहीं है? प्रकाश संश्लेषण पौधों की जड़ों का कार्य नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, अगला है, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास से गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है। क्यों? क्योंकि जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। अगला देखेंगे, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी हैं। तो देखिए, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन
के लिए। अगला है श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, जैविक पदार्थों का क्षय तथा ज्वालामुखी क्रिया में से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। यहाँ से आपका नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, विटामिन एवं पोषण। ये भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। तो देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, फंक ने आविष्कार किया था। तो फंक ने किसका आविष्कार किया, विटामिन का। ये आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए विटामिन का आविष्कार किसने किया तो आपको फंक याद रखना है। अगला देखेंगे विटामिन्स होते हैं। तो देखिए विटामिन्स होते हैं कार्बनिक यौगिक। अगला देखेंगे यौगिकों का वह समूह जिसे सहायक आहार कारक कहा जाता है। क्या है तो ये है आपके विटामिन। अगला देखेंगे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम में से पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो देखिए सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम में से पौधों के विकास के लिए क्या आवश्यक नहीं है, सोडियम। अगला देखेंगे बोरॉन, जस्ता, सोडियम तथा ताम्र में से पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सोडियम। अगला देखेंगे जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिनमें से 15 धातुएं हैं। इनमें जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती हैं वे हैं। तो देखिए प्रभुत मात्रा में आवश्यक कौन कौन सी धातुएं हैं, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ये तत्व जो है ये ह्यूमन बॉडी के लिए आवश्यक है। अगला देखेंगे भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा वसा में। भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो करेक्ट आंसर है वसा में। अगला देखेंगे सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत हैं, केवल पोटेशियम के ये बड़े स्रोत हैं। अगला देखेंगे आहार में नियमित रूप से ताजे फल और सब्जियां ग्रहण करना वांछनीय है क्योंकि ये ऑक्सीकरण रोधी यानी कि एंटीऑक्सीडेंट तत्वों के अच्छे स्रोत होते हैं। ऑक्सीकरण रोधी यानी एंटीऑक्सीडेंट तत्व व्यक्ति को स्वस्थ बने रहने और दीर्घायु होने में सहायक सिद्ध होते हैं क्योंकि ये शरीर में चयापचय और उत्पादन के रूप में उत्पन्न मुक्त मूलकों को निष्क्रिय बनाते हैं। अगला देखेंगे यहाँ पे आपको सुमेलन दिया हुआ है। कैल्सीफेरॉल की कमी से होता है आपका अस्थि रुग्णता। नाइसिन की कमी से होता है देखिए पेलेग्रा या इसको चर्मग्राह भी कहा जाता है। और कोवेलामिन की कमी से होता है संघातिक रक्ताल्पता। थायमिन यानी विटामिन B1 की कमी से होता है आपका बेरी। विटामिन D की कमी से हो जाता है आपका सूखा रोग। और विटामिन K की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का बनने में समस्या होती है। यानी कि ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का बनने के लिए विटामिन K आवश्यक होता है। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिर्च, कुम्हड़ा, मटर और मूली सब्जियों में से सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। तो देखिए मिर्च, कुम्हड़ा और मटर, इसके अलावा मूली सब्जियों में से सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है मिर्च में। अगला देखेंगे विटामिन जो खट्टे फलों यानी कि साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। तो देखिए विटामिन सी जो होता है ये खट्टे फलों में पाया जाता है। कौन सा विटामिन है, ये है विटामिन सी जो कि खट्टों यानी कि साइट्रस फ्रूट्स में पाया जाता है। अगला देखेंगे विटामिन सी का मुख्य स्रोत है। तो देखिए विटामिन सी का मुख्य स्रोत क्या है, कच्चे एवं ताजे फल। अगला देखेंगे कंचन एक उन्नत किस्म है। कंचन एक उन्नत किस्म किसका है, आंवला का। अगला देखेंगे सेब, आम, आंवला तथा दूध में से विटामिन सी सबसे उत्तम स्रोत है। तो देखिए विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत बताना है, सेब, आम, आंवला और दूध में से, तो आंवला यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे गाजर, अमरूद, आम तथा संतरा में से विटामिन सी की मात्रा सर्वाधिक होती है, तो संतरा में। अगला देखेंगे विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। अगला क्वेश्चन है आपका आलू, गन्ना, संतरा तथा चुकंदर में से विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत है। करेक्ट आंसर है आपका संतरा। अगला देखेंगे घाव को भरने में सहायक विटामिन है, तो घाव को भरने में भी सहायक है विटामिन सी। अगला देखेंगे विटामिन सी मदद करता है, तो लौह यानी आयरन के अवशोषण में हेल्प करता है विटामिन सी। अगला देखेंगे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन बी तथा विटामिन ई में से वह जो शरीर में भंडारित नहीं होता, तो करेक्ट आंसर है विटामिन सी जो कि शरीर में
स्टोर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह विटामिन जिसकी कमी से खून का थक्का धीरे बनने की बीमारी होती है, तो ये विटामिन है विटामिन के। अगला देखेंगे, रक्त का थक्का बनने में आवश्यक होती है विटामिन के की। अगला देखेंगे, रुधिर स्कंदन में प्रभावी होता है, रुधिर स्कंदन में क्या प्रभावी है, विटामिन के प्रभावी है रुधिर स्कंदन यानी खून का थक्का बनाने में। अगला देखेंगे, आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है, आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित किया जाता है विटामिन B12 तथा विटामिन के का। अगला देखेंगे, विटामिन डी का स्रोत है, विटामिन डी का स्रोत क्या है, सूर्य की किरणें। अगला देखेंगे, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी, सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। अगला देखेंगे, विटामिन डी की अल्पता से होता है, विटामिन डी की अल्पता से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स एवं ऑस्टोपोरोसिस। अगला देखेंगे, विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल, पाया जाता है विटामिन डी में, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है, तो देखिए कोले कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम बताना है, तो विटामिन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे, रतौंधी होती है, रतौंधी रोग कहाँ पर होता है, आंख में होता है। अगला देखेंगे, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, शरीर में विटामिन ए संचित रहता है कहाँ पर, यकृत यानी कि कहाँ पर, लीवर में। अगला देखेंगे, पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी तथा पालक में से विटामिन ए की मात्रा अधिक है, तो देखिए पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी तथा पालक में से विटामिन ए की मात्रा होती है किसमें, गाजर में, विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है गाजर में। अगला देखेंगे, सेब, पपीता, अमरूद तथा आम में से एक विटामिन ए का प्रचुरतम स्रोत है, करेक्ट आंसर हो जाएगा आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह है, तो देखिए कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। अगला देखेंगे, साइनोकोबालामिन है, साइनोकोबालामिन क्या है, यह है विटामिन B12। अगला देखेंगे, थायमिन है, थायमिन है विटामिन B1। अगला देखेंगे, जल में घुलनशील विटामिन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जल में घुलनशील विटामिन है आपका विटामिन सी। अगला देखेंगे, विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी तथा विटामिन ई में से पानी में घुलनशील है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विटामिन जो बी है ये पानी में घुलनशील विटामिन है, ये ध्यान रखेंगे। वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन सा है, विटामिन बी। अगला देखेंगे, कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है, वह विटामिन जो जल में घुलनशील है वो बताना है, तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन है आपके विटामिन बी एवं विटामिन सी। अगला देखेंगे, एक मनुष्य को बेरी-बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है, तो विटामिन B1, डी और सी नहीं ले रहा है तो मनुष्य को बेरी-बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी। अगला देखेंगे, किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है, किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है विटामिन B6। अगला देखेंगे, सुमेलित हैं, सुमेलित हैं आपको सूची फर्स्ट में रोग दिए गए हैं, सूची सेकंड में कारण दिया हुआ है, तो कौन से रोग का कौन सा कारण है ये सुमेलित करना है। तो रतौंधी जो है ये विटामिन ए की कमी से होता है, रिकेट्स विटामिन डी इसका कारण है, स्कर्वी का विटामिन सी कारण है, सूखा जो है विटामिन डी इसका कारण है, सूखा रोग हो जाता है विटामिन डी की कमी से, फोलिक अम्ल की कमी से क्या होता है, रक्ताल्पता, और विटामिन B3 की कमी से हो जाता है पैलेग्रा। तो आपको यहाँ पे सही सुमेलन दिया हुआ है, बिल्कुल सही है, इनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये आज का आपका सेशन रहने वाला है। तो सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें भी आपको सुमेलित दिए हुए हैं सारे, रेटिनॉल, नेत्र सूखकर लाल हो जाना, रेटिनॉल की जो कमी हो जाती है इससे नेत्र सूखकर क्या हो जाता है, लाल हो जाता है, टोकोफेरॉल की कमी से बंध्यता, साइनोकोबालामिन की कमी से हो जाता है घातक रक्ताल्पता यानी कि खून की कमी हो जाती है, और देखिए पायरिडॉक्सिन की कमी से क्या हो जाता है, मानसिक व्याधि, विटामिन ई की कमी से हो जाता है बंध्यापन। अगला है आपका सुमेलित है, यहाँ पे भी आपको सुमेलित दिए हुए हैं सभी पॉइंट्स। टाइलिन की बात करें तो टाइलिन जो है ये स्टार्च को पचाता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। पेप्सिन जो है ये प्रोटीन को पचाता है, आपसे पूछा जाए बताइए इनमें से कौन सा ऐसा तत्व है जो प्रोटीन को पचाता है, तो आपको याद रखना होगा पेप्सिन। रेनिन जो है ये रक्त में एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदलता है, रेनिन क्या करता है, रक्त में एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन में बदलता है। अगला है आपका
ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन जो है ये मृषण पेशियों यानी कि स्मूथ मसल्स में सिकुड़न प्रेरित करता है। तो आपको याद रखना है ये सभी चीजें क्या करते हैं, सभी सुमेलित दिए गए हैं यहाँ पे। अगला देखेंगे, यहाँ पे भी आपको सुमेलित दिए गए हैं। देखिए विटामिन है क्या इसमें से, कैरोटीन, कैरोटीन जो है ये विटामिन है, एंजाइम है इसमें से पेप्सिन, हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन, ये दोनों हार्मोन है, और प्रोटीन है आपके कैरेटिन। अगला देखेंगे केला, जो एक फल के रूप में अत्यधिक मूल्यवान भोज्य पदार्थ माना जाता है, के प्रति 100 ग्राम में होता है। इसके प्रति 100 ग्राम में क्या होता है, ऊर्जा की 116 KCl मात्रा होती है। अगला देखेंगे प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है, प्रोटीन की अधिकतम मात्रा पाई जाती है सोयाबीन में। अगला देखेंगे सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है, सबसे अधिक प्रोटीन पाई जाती है सोयाबीन के दानों में। अगला देखेंगे चावल, मूंगफली तथा सेब में से प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स क्या है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा मूंगफली। अगला देखेंगे प्रोटीन एवं वसा दोनों की प्रचुरता है, प्रोटीन और वसा दोनों ही पाया जाता है मूंगफली में। अगला देखेंगे बाल यानी हेयर जिस प्रोटीन का बना होता है उसे कहते हैं, तो देखिए बाल बने होते हैं किस प्रोटीन के, केराटिन नामक प्रोटीन के। अगला देखेंगे मानव के बाल एवं नख यानी कि नाखून में विद्यमान है, तो देखिए बाल एवं नाखून में क्या विद्यमान है, केराटिन। अगला क्वेश्चन है प्रोटीन की प्रचुरता वाले खाद्य पदार्थों में उपस्थित एमिनो अम्ल टायरोसिन के बारे में सत्य नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या सत्य नहीं है, यह बुढ़ापे के लिए उत्तरदायी मुक्त मूलकों के विरुद्ध रक्षा कर सकता है, ये कथन आपका सत्य नहीं है। अगला देखेंगे गेहूं में रोटी बनाने के गुण को प्रभावित करने वाला पदार्थ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लूटेन। अगला देखेंगे एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता कितनी, 4000 कैलोरीज ऊर्जा की आवश्यकता होती है एक परिश्रम करने वाले पुरुष को। अगला क्वेश्चन है गिलास पानी पीने से मिलती है 0 कैलोरी मिलती है एक गिलास पानी पीने से। अगला क्वेश्चन देखेंगे भोजन का एक प्रमुख अंग है कार्बोहाइड्रेट। अगला देखेंगे लंबे समय की कसरत का मुख्य ईंधन होता है कार्बोहाइड्रेट। अगला देखेंगे हमारे शरीर में अम्लीयता तथा क्षारीयता के बीच जो तत्व संतुलन बनाए रखता है वह तत्व क्या है, वह तत्व है आपका फास्फोरस। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है आपका ग्लाइकोजन, एमिनो अम्ल, वसा तथा टोकोफेरॉल में से वह यौगिक जो मानव शरीर में संग्रहित नहीं रहता। करेक्ट आंसर हो जाएगा एमिनो एसिड। एमिनो एसिड जो होता है ये मानव शरीर में संग्रहित नहीं होता है। अगला देखेंगे जामुन, करौदा, लोकाट और अमरूद में से लौह प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो देखिए करौदा में लौह यानी कि आयरन पाया जाता है प्रचुर मात्रा में। अगला देखेंगे निम्नलिखित खनिजों पर विचार कीजिए, आपको पहला खनिज दिया है कैल्शियम, दूसरा लौह, तीसरा सोडियम। उपयुक्त खनिजों में से मानव शरीर में पेशियों के संकुचन के लिए आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम, लौह और सोडियम, सभी की आवश्यकता होती है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे पालक के पत्तों में सबसे अधिक मात्रा होती है, तो आयरन की सबसे अधिक मात्रा पाई जाती है पालक के पत्तों में। अगला देखेंगे गाजर, मटर, चावल तथा पालक में से लौह का अच्छा स्रोत है, तो देखिए गाजर, मटर, चावल तथा पालक में से लौह यानी आयरन का अच्छा स्रोत क्या है, पालक है। अगला देखेंगे लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है, लौह यानी आयरन का जो अंश है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है हरी सब्जियों में। अगला देखेंगे बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुली है, किसका, एमाइलोज का इसमें बाहुली होता है, इसलिए बासमती चावल के दाने पकाने पर क्या हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं। अगला देखेंगे दूध में मिठास आ जाती है, लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आती है। अगला देखेंगे दूध में विद्यमान सैकेराइड है, तो देखिए दूध में विद्यमान सैकेराइड क्या है, लैक्टोज। अगला देखेंगे दूध खराब होता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दूध खराब हो जाता है यानी फट जाता है। अगला देखेंगे दूध का दही में परिवर्तन होता है, दूध का दही में परिवर्तन होता है बैक्टीरिया द्वारा। अगला देखेंगे गाय के दूध के हल्के पीले रंग का क्या कारण होता है, इसमें कैरोटीन की उपस्थिति होती है जिसके कारण गाय का जो दूध होता है वो हल्का पीला होता है। अगला देखेंगे गाय का दूध पीले सफेद रंग का होता है जिसका कारण उसमें उपस्थिति है कैसीन के साथ कैरोटीन की। अगला देखेंगे भैंस के दूध में औसत वसा की मात्रा होती है, तो देखिए भैंस के दूध में कितनी वसा की मात्रा होती है, 7.2%। अगला देखेंगे
दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोस मानव शरीर में लुप्त हो जाते हैं 6 से लेकर 15 वर्ष की आयु के मध्य। अगला देखेंगे दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है, तो देखिए दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है? रेनिन एंजाइम। अगला देखेंगे कैसीन दुग्ध होता है किसमें होता है? प्रोटीन में। अगला क्वेश्चन देखेंगे दूध का धवल रंग होता है। दूध का जो धवल रंग होता है ये किसके कारण होता है? कैसीन की उपस्थिति के कारण दूध का धवल रंग होता है। अगला देखेंगे एग्लूटिनिन, कैसीन, मायोसिन तथा हीमोग्लोबिन में से वह प्रोटीन जो दूध में पाई जाती है। तो देखिए एग्लूटिनिन, कैसीन, मायोसिन तथा हीमोग्लोबिन में से वह जो प्रोटीन दूध में पाई जाती है ये प्रोटीन है कैसीन। अगला देखेंगे शरीर को ऊतकों यानी टिश्यू का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों तथा टिश्यू का निर्माण होता है। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है किससे? प्रोटीन से। अगला देखेंगे मानव शरीर की धीमी वृद्धि होती है। तो देखिए प्रोटीन की कमी के कारण मानव शरीर की जो वृद्धि होती है वो धीरे होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे जैव रूपांतरण जो मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है तो क्या है? एटीपी का एडीपी में बदलना। ये रूपांतरण जो है ये मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है। अगला देखेंगे एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है आप सभी से, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। देखिए श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एटीपी के रूप में। अगला देखेंगे यहाँ पे आपको सुमेलित दिए गए हैं। देखिए विटामिन B12 है आपका कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन है क्या है? लोहा है यानी कि आयरन, क्लोरोफिल है मैग्नीशियम, पीतल है आपका तांबा, खाने का नमक क्या है? सोडियम क्लोराइड है, कपड़े धोने का सोडा है सोडियम कार्बोनेट। अगला है सूची, यहाँ पे भी आपको सुमेलित दिए गए हैं सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। तो देखिए विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो बताना है, तो रिबोफ्लेविन है विटामिन B2 का रासायनिक नाम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? पायरिडॉक्सिन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है कोवेलामाइन। अगला देखेंगे लोहा, जस्ता, गंधक तथा मैग्नीज में से सूक्ष्म तत्व नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका गंधक। अगला देखेंगे पपीता में मुख्यतः पाया जाता है विटामिन C पाया जाता है आपके पपीते में। अगला देखेंगे आम, पपीता, गाजर तथा दूध में से विटामिन A का प्राकृतिक स्रोत नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा दूध। अगला देखेंगे अल्फा केराटिन एक प्रोटीन है जो त्वचा में उपस्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे वह तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं। वे तत्व जो सभी प्रोटीनों में विद्यमान होते हैं कौन से तत्व? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अगला देखेंगे प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। प्रोटीन को विकृत नहीं करता है अवरक्त किरणें। अगला देखेंगे तरुण तथा वृद्ध व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकताएं हैं, वृद्धों में उच्चतर और तरुणों में न्यूनतर। अगला देखेंगे सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 45 ग्राम। अगला देखेंगे दूध पिलाने वाली माँ को प्रतिदिन आहार की आवश्यकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 70 ग्राम प्रोटीन की। अगला देखेंगे यहाँ पे आपको कुछ कथन दिए गए हैं। देखिए पहला कथन है वह कम मोटा होता है। दूसरा कथन है उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है। तीसरा कथन है उससे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। चौथा कथन है उसकी लंबाई असामान्य वृद्धि होती है, उसकी लंबाई में असामान्य वृद्धि होती है। बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चे में उपरोक्त में से जो विशिष्ट लक्षण होते हैं वह हैं। तो कौन कौन से विशिष्ट लक्षण होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा वह कम मोटा होता है, उसमें रोगों का प्रतिरोध करने की क्षमता अधिक होती है, और तीसरा है आपका उसे विटामिन और प्रोटीन अधिक मिलते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा जो लक्षण है ये आपके लक्षण है बोतल का दूध पीने वाले बच्चे की तुलना में माँ का दूध पीने वाले बच्चों में। तो ये आपको याद रखना है, ये लक्षण विशिष्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टार्च है। स्टार्च क्या है? ये एक पॉलीसेकेराइड है। अगला देखेंगे यहाँ पे भी आपको कुछ कथन दिए गए हैं। दोनों का वानस्पतिक उद्भव है, दोनों बहुलक हैं, आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं,
दोनों ग्लूकोज अणु से निर्मित हैं। स्टार्च और सेल्यूलोज के बारे में उपरोक्त कथनों में से सही नहीं है। कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, ये कथन आपका सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोटीन स्टार्च तथा रेशे में से लार की सहायता से पच जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा स्टार्च। अगला देखेंगे, वह विटामिन जिसे हार्मोन माना जाता है। तो ये विटामिन है विटामिन डी, जिसे क्या माना जाता है, हार्मोन माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट रहेगा कि शेयर जरूर कीजिएगा। काफ़ी मेहनत से आप सभी लोगों के लिए बनाई जा रही है ये सीरीज़, तो आप सभी लोग शेयर जरूर कीजिए इसको अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखेंगे, रेटिनॉल, फोलिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल तथा कैल्सीफेरॉल में से विटामिन डी के सर्जन में पाया जाता है। करेक्ट आंसर है कैल्सीफेरॉल। अगला देखेंगे, सही कथन है, सही कथन है, विटामिन में दूध में विटामिन B1, विटामिन B2, नियासिन, विटामिन B6, B12 आदि पाए जाते हैं। ये आपका सही कथन है। देखिए कितनी सारी चीजें पाई जाती है दूध में। अगला देखेंगे, अति पोषण, अल्प पोषण तथा असंतुलित पोषण में से कुपोषण होता है। अल्प पोषण तथा असंतुलित पोषण से क्या होता है, कुपोषण होता है। देखिए अगला टॉपिक है आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। तो देखिए यहाँ पे आपको पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, सभी सुमेलित दिए हुए हैं। जनन ग्रंथि से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्रोजेस्टेरोन। पीयूष ग्रंथि ये वृद्धि हार्मोन है, ये आपको याद रखना है। अग्नाशय जो है ये इंसुलिन हार्मोन का सिक्रेशन करता है। अधिवृक्क जो है ये संबंधित है किससे, कॉर्टिसोन से। अगला देखेंगे, सुमेलित है, यहाँ पे भी आपको सही सुमेलित दिए गए हैं। सूची फर्स्ट में हार्मोन दिए गए हैं, सूची सेकंड में स्रावित ग्रंथियां। तो प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन होता है ये कहाँ से सिक्रीट होता है बताना है। तो इसका सिक्रेशन होता है महिला के गर्भाशय से। अगला देखेंगे, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये अंडाशय से सिक्रीट होता है और पुरुष के अंडाशय से ये सिक्रीट होता है। अगला देखेंगे, थायरॉक्सिन जो है ये थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट होता है। अगला देखेंगे, यदि किसी प्राणी को कार्बोहाइड्रेट से भरपूर चीजें खाने को दी जाएं तब भी उसके रक्त में शर्करा का सांद्रण स्थिर बने रहने की प्रवृत्ति होती है। इसका कारण यह है कि प्राणियों के मामले में अग्नाशय के हार्मोन ऐसी परिस्थिति में उत्पन्न करते हैं, ऐसी परिस्थिति अग्नाशय के जो हार्मोन है ये उत्पन्न करते हैं। अगला देखेंगे, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। अगला देखेंगे, अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है। तो ये इस हार्मोन का नाम है सिक्रेटिन। अगला देखेंगे, मधुसूदनी यानी इंसुलिन हार्मोन एक है। तो देखिए इंसुलिन हार्मोन क्या है, ये एक पेप्टाइड है। अगला देखेंगे, इंसुलिन होता है प्रोटीन। अगला देखेंगे, टिन, तांबा, जस्ता तथा एल्यूमिनियम में से इंसुलिन में मौजूद धातु है। तो जस्ता इंसुलिन में मौजूद धातु है। अगला देखेंगे, कथन ए दिया हुआ है, उदक में यानी कि डायबिटीज इंसिपिडस वाले व्यक्ति को प्रायः प्यास लगती है। कारण आर दिया है कि डायबिटीज इंसिपिडस जो व्यक्ति है तो ये वेसोप्रेसिन के अतिशय स्राव से ग्रस्त रहता है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो ए आपका सही है परंतु आर जो है ये गलत है, ये रॉन्ग हो जाएगा आपका। अगला देखेंगे, अगला है ग्लाइसिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन, इंसुलिन में से वह जिसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका इंसुलिन। अगला देखेंगे, इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। इंसुलिन का उत्पादन आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वारा किया जाता है। अगला देखेंगे, मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है। मानव हार्मोन इंसुलिन उत्पन्न होता है कहाँ से, अग्नाशय में। अगला देखेंगे, इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, हार्मोन है, ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, साइटोकाइनिन, इथिलीन, इंसुलिन तथा जिब्रेलिन में से पादप हार्मोन नहीं है। तो इंसुलिन जो है ये ह्यूमन हार्मोन है, पादप नहीं है। अगला देखेंगे, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में से पादप हार्मोन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगला देखेंगे, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, साइटोकाइनिन तथा एस्ट्रोजन में से पादप हार्मोन है। करेक्ट आंसर है साइटोकाइनिन। अगला देखेंगे, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, ऑस्ट्रोजन और साइटोकाइनिन में से पौध वृद्धि हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन है। करेक्ट आंसर हो जाएगा साइटोकाइनिन। अगला देखेंगे, इंसुलिन प्राप्त होता है
इंसुलिन कहाँ से प्राप्त होता है? डहेलिया की जड़ों से। अगला देखेंगे, शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है कहाँ पर? लीवर यानी यकृत में। अगला देखेंगे, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ और शिशु के बीच गले लगना या चूमना प्रेरित करता है कौन सा हार्मोन? ये है आपका ऑक्सीटोसिन। अगला क्वेश्चन है आपका, केराटिन, फाइब्राइन, ऑक्सीटोसिन तथा कोलाजन में प्रोटीन नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन आपका ये हार्मोन है, ये प्रोटीन नहीं है। अगला देखेंगे, वह ग्रंथि जो दूध निष्कासन यानी कि वह हार्मोन जो ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है, तो वह ग्लैंड कौन सी है बतानी है, वह ग्रंथि कौन सी है जो कि ऑक्सीटोसिन का श्रावण करती है? तो ये है आपकी पीयूष ग्रंथि। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पीयूष ग्रंथि अपने प्रेरक यानी हार्मोन की वजह से अंतःस्रावी ग्रंथियों की स्रावी सक्रियताओं को नियंत्रित करती है। वह अंतःस्रावी ग्रंथि जो पीयूष ग्रंथि से स्वतंत्र कार्य कर सकती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा परावटु। अगला देखेंगे, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए सुई लगाई जाती है, किसकी सुई? ऑक्सीटोसिन की सुई लगाई जाती है। अगला देखेंगे, सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन है, तो ये हार्मोन है आपका कौन सा हार्मोन? एब्सिसिक अम्ल। अगला देखेंगे, थायरॉक्सिन है, थायरॉक्सिन जो है ये एक हार्मोन है। अगला देखेंगे, आयोडीन युक्त हार्मोन है, थायरॉक्सिन आयोडीन युक्त हार्मोन है। अगला देखेंगे, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। अगला है, यकृत पसीने की ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथि तथा गुर्दा में से मनुष्य के शरीर में वाहिनीहीन है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां। अगला देखेंगे, मानव शरीर में रक्त कैल्शियम और फॉस्फेट को विनियमित करता है, तो ये करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परावटु यानी कि पैराथायरॉइड हार्मोन। अगला देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी होती है? ये है यकृत यानी कि लीवर। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है आपकी पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला क्वेश्चन है, प्लीहा, अग्नाशयी, अपेंडिक्स तथा पित्ताशयी अंगों में से पित्त का संचय होता है, तो पित्त का संचय होता है कहाँ पर? पित्ताशय में। अगला देखेंगे, शरीर में पित्त का निर्माण होता है, शरीर में पित्त का निर्माण यकृत में होता है। अगला देखेंगे, सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, पहला कथन दिया है, HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सिक्रेटिन उत्पन्न होती है। सेकेंड कथन है, वसी अम्लों की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में शुद्रांत से एंटेरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है। तो इनमें से सत्य कथन कौन से हैं? तो दोनों ही आपके सत्य कथन हैं, ये आपको याद रखना है, पहला भी दूसरा दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चंद्रशेखर आजाद कृषि और तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ बनाया जो दलहनी फसलों के पुष्पों के झड़ने के प्रतिशत को कम कर सकता है ताकि दालों का उत्पादन बढ़ सके। वह पदार्थ एक वृद्धि हार्मोन है जिसे क्या कहते हैं? टीवा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखेंगे, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन है, गैसीय स्थिति में कौन सा हार्मोन पाया जाता है? एथिलीन नामक हार्मोन। अगला देखेंगे, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है आपके एसिटिलीन नामक गैस। अगला देखेंगे, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल तथा एथिलीन में से वह पादप हार्मोन जो मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, तो एथिलीन जो है ये फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी